झांसी की बबीना फायरिंग रेंज में भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास को अंजाम दे रही है, जिसमें आधुनिक सैन्य उपकरणों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। सेना की सुदर्शन चक्र कोर इस अभ्यास को कर रही है। अभ्यास का मकसद है सेना और रक्षा उद्योग के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत 17 अक्टूबर को हुई थी। आज इस अभ्यास का आखिरी दिन है। झांसी की धरती इन दिनों टैंकों की दहाड़ से दहल रही है। जमीन से लेकर पानी तक टैंक अपनी मारक क्षमता की धार दिखा रहे हैं, तो आसमान में ड्रोन अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें झांसी के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज की हैं, जहां भारतीय सेना की दक्षिणी कमान की सुदर्शन चक्र कोर स्वावलंबन शक्ति अभ्यास को अंजाम दे रही है। टैंकों ने मोर्चा संभाल रखा है और उसकी आड़ में सैनिक टारगेट पर अटैक कर उसे ध्वस्त कर रहे हैं। पिछले करीब एक हफ्ते से सेना यहां युद्धाभ्यास में जुटी है। न सिर्फ युद्धाभ्यास बल्कि अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों के जरिए अपनी युद्ध क्षमता का भी प्रदर्शन कर रही है। ऐसी ही एक तकनीक है बैटरी ऑपरेटेड ऑल टेरेन टैक्टिकल हाउलर व्हीकल। चाहे बर्फीली जमीन हो या रेतीली या फिर पहाड़ी जमीन, इस व्हीकल पर 120 किलोग्राम तक के उपकरण और हथियार लगाए जा सकते हैं। गोला बारूद की आपूर्ति की जा सकती है और सर्विलांस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक्चुअली बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है, जिसमें 120 केजी तक जवान अपनी लोड कैरी कर सकते हैं। ये कोई भी टेरेन में चलेगा, भले सैंड हो, स्नो हो और पहाड़ी इलाका में चल सकते हैं। ये इस पे 4 व्हीलर मोटर्ड है विथ सस्पेंशन सिस्टम है। ये एक्चुअली एक पेलोड एग्नोस्टिक है, जिसमें इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी लगा सकते हैं। आप इस पे सर्वेलेंस सिस्टम लगा सकते हो और इस पे वेपन माउंट कर सकते हो। इसमें रिमोट के थ्रू ऑपरेट होता है। इस रिमोट का रेंज है कि 30 to 40 मीटर्स है। इसके अलावा स्वार्म ड्रोन, कॉमिकेज ड्रोन, लॉजिस्टिक स्वार्म ड्रोन, हैंड होल्ड ड्रोन जैमर, रेडियो आधारित मोबाइल एडहॉक नेटवर्क सिस्टम, रोबोटिक म्यूल्स, ऑल टेरेन व्हीकल्स, लाइट आर्म मल्टीपर्पज व्हीकल्स, गाइडेड प्रिसीजन एरियल डिलीवरी सिस्टम, लेजर आधारित संचार प्रणाली और स्वदेशी रूप से विकसित यूएवी शामिल है। ऐसी ही एक अत्याधुनिक सैन्य उपकरण है वज्र शॉट, एक ऐसा एंटी ड्रोन जैमर जिससे हवा में ही ड्रोन को जैम किया जा सकता है। वज्र शॉट का वजन महज 3.5 किलोग्राम है। वजन में हल्का होने की वजह से सैनिक इसे आराम से फील्ड में ले जा सकते हैं। इसमें एक रडार सिस्टम है जो 4 किलोमीटर दूर से ड्रोन का पता लगाने में सक्षम है। एक बार पता लगने के बाद वज्र शॉट ड्रोन की संचार आवृत्ति को जाम कर सकता है। ये सर आप देख रहे हैं वज्रा सुपर शॉट गन है, जो कि ड्रोन को जाम करता है सर। इसकी रेंज है मैक्सिमम 2 किलोमीटर रेंज है सर इसका। हमारे पास जो है एंटीना है ड्रोन डिटेक्शन करने के लिए। उस डिटेक्शन एंटीना में टाइप ऑफ ड्रोन और फ्रीक्वेंसी वगैरह हमें डिस्प्ले होता है। उस दौरान हमने उस फ्रीक्वेंसी को हमने सेलेक्ट करके पहले सर वज्रा सुपर शॉट गन को ऑन करेंगे, पावर ऑन करेंगे। फिर ड्रोन कौन सी फ्रीक्वेंसी में प्ले होता है उसको हम 2.4 है तो 2.4 हमने उसको सेलेक्ट करेंगे। 5.8 है तो 5.8 करेंगे। LST लो बैंड में करेंगे सर। और GNSS है जो GPS को जाम करने के लिए सर। एंड ये सर लाइट वेट है, 3.5 kg मैक्सिमम विथ बैटरी। और इन्फेंट्री सोल्जर के लिए या कोई CA ऑपरेशंस में हर जगह पे इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं सर। ये जमाना तकनीक का है। जंग में जिस देश के पास अत्याधुनिक तकनीक होगी, तकनीक आधारित हथियार होंगे, युद्ध में उसका पलड़ा भारी होगा। ऐसी ही ये तकनीक है व्हीकल माउंटेड जैमर, जिसका इस्तेमाल ड्रोन को जाम करने और संचार प्रणाली को जाम करने के लिए किया जाता है। ड्रोन सिस्टम जिसमें 3 सब सिस्टम है, एक राडार है, एक जैमर है और एक RF डिटेक्शन है। RF डिटेक्शन सिस्टम हमारा 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में कोई भी ड्रोन्स जो फ्लाई कर रहे होंगे उनको डिटेक्ट करता है। और हमारा जो ड्रोन जैमर है न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम, वो 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में कोई भी ड्रोन फ्लाई कर रहा होगा तो हम उसको जाम कर सकते हैं। और हमारा जो राडार है किसी भी तरह के ड्रोन्स को उसमें डिटेक्ट करके उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, पोजीशन, कितनी दूरी पे, कितनी हाइट पे है, सारी डिटेल्स उसमें आप देख सकते हैं।
ये हमारा बैक साइड में व्हीकल माउंटेड जामर खड़ा हुआ है और ये व्हीकल माउंटेड जामर जो है लेटेस्ट आर्मी के अंदर में अरेंज किया हुआ है, जो 20 से 6 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को जाम कर सकता है, जिसमें RCID बैंड है 22-500, सेलफोन बैंड है, ब्लूटूथ, वाईफाई और एंटी ड्रोन सिस्टम के जो भी जामिंग प्रोसेस है इस जामर के अंदर में अवेलेबल है। इस अभ्यास में करीब 1800 सैनिक, 210 बख्तरबंद वाहन, 50 विशेषज्ञ वाहन शामिल हुए। 40 से ज्यादा कंपनियों ने अपने सैन्य उपकरणों को प्रदर्शित किया। स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज की शुरुआत 17 अक्टूबर को हुई थी और आज इसका आखिरी दिन है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक्सरसाइज का मुख्य मकसद शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता है। यह अभ्यास भारतीय सेना और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभ्यास का मकसद ड्रोन और ड्रोन रोधी तकनीकों के क्षेत्र में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुद्धिस्ट टुडे। तो हम रक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से भारत आगे जा रहा है उससे कहीं ना कहीं बाकी के देशों को भी यह संदेश हम दे रहे हैं कि अब भारत किसी से भी पीछे नहीं है। चलिए अब बात प्रदूषण की कर लेते हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही आज सुबह 8 बजे से ग्रैब का दूसरा चरण लागू कर दिया गया, यानी अब डीजल जनरेटर पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और पार्किंग के चार्ज को भी बढ़ा दिया जाएगा। लोगों से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। वायु प्रदूषण के हालात सुधारने के लिए पड़ोसी राज्यों से आने वाले पराली के धुएं पर भी लगाम लगाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। दिल्ली में सेहतमंद सांसों पर संकट गहराया तो प्रदूषण के खिलाफ पाबंदियां भी सख्त कर दी गईं। सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया। हवा में घुला जहर बढ़ने लगा तो राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का दूसरा चरण लागू करना पड़ा। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली NCR में मंगलवार सुबह 8 बजे से ग्रैप के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू कर दी हैं। ग्रैप के दूसरे चरण में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पूरी पाबंदी होगी। सड़कों की मशीन से सफाई होगी। धूल कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। पार्किंग चार्ज में बढ़ोतरी की जाएगी। लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की गई है। बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए हैं। RWA से कॉलोनी के गार्ड्स को हीटर मुहैया कराने को कहा गया है ताकि ठंड से बचने के लिए गार्ड अलाव का इस्तेमाल न करें। दिल्ली में ग्रैप के पहला चरण लागू होने के बाद से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल पर लगाम लगाने के उपाय किए जा चुके हैं। खुले में मलबा डालने और रेस्टोरेंट में कोयला जलाने पर पाबंदियां पहले से लागू हैं, लेकिन अब प्रदूषण के हालात बिगड़ने पर ग्रैप का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। पड़ोसी राज्यों से आने वाला पराली का धुआं भी राजधानी की हवा को जहरीला बना रहा है। हरियाणा में अब पराली जलाने वाले किसानों पर भी सख्ती बढ़ती जा रही है। कैथल में पराली जलाने के 18 मामलों में 14 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन अब पिछले साल दर्ज हुए 72 FIR के आरोपियों को गिरफ्तार करने की तैयारी भी कर रहा है। आज की डेट में कैथल डिस्ट्रिक्ट में 123 मामले आ चुके हैं, जिसमें से 63 पे हमने 1,57,500 रुपये फाइन कर दिया है और 18 पे अभी तक FIR हुई। इन तमाम कोशिशों का मकसद यही है कि किसी तरह ठंड के दिनों में दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण पर लगाम लगाई जाए। लेकिन अगर पड़ोसी राज्यों में सख्ती और राजधानी में ग्रैप का दूसरा चरण लागू होने के बावजूद प्रदूषण के हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में दिल्ली NCR में पाबंदियां और सख्त हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, प्रदूषण लेवल में हो रही बढ़ोतरी की वजह से दिल्ली में ग्रैप 2 आज से लागू हो गया है ताकि प्रदूषण पर वक्त रहते लगाम लगाई जा सके। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज, सुनिए। तो
मैं सुप्रीम कोर्ट और भारत मंडपम के ठीक पहले वाले चौराहे पे खड़ा हूं और जोन में आपको इस वक्त जो हरियाली से भरा हुआ इलाका है वहां पे आपको एक धुंध की चादर दिखाई देगी। 10 बजे तक आमतौर पे पूरा इस मौसम में, क्योंकि अक्टूबर है, फॉग नहीं है, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे कैमरा मूव होगा आपको दिखाई देगा कि दिल्ली वालों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धुंध है और ये प्रदूषण की वजह से है। हाँ, ग्रैब 2 मेजर्स आज से लागू हो गए हैं। उसका मतलब यह है कि आपको जगह जगह पे ट्रैफिक पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो प्रोएक्टिव तरीके से काम करते हुए दिखाई देंगे। ट्रैफिक ना लगे इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। पार्किंग चार्जेस को बढ़ाया गया है ताकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट डिस्करेज हो। इसके अलावा बसों को, और खास तौर पे मेरे पीछे अगर आप देखेंगी ईवी बसेस, इनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार अब यहां से हो जाएगा। दिल्ली में जिस तरह के प्रदूषण के हालात हो रहे हैं तो ईवी बसेस और मेट्रो के सर्विसेज को बढ़ाने के लिए भी सरकारों को कहा गया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू कर दिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी शुरुआत की। इसके तहत गाड़ी चलाने वालों को रेड लाइट होने पर गाड़ी का इंजन बंद करके प्रदूषण कम करने में अपना योगदान देने की अपील की। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने लोगों से सहयोग की अपील की और गुलाब देकर जनता को इस मुहिम से जोड़ा। गाड़ियों का जो पोल्यूशन है, चौराहों पर हम सब लोग जो गाड़ियां का इंजन बंद नहीं करते हैं उससे जो पोल्यूशन पैदा होता है, उसके लिए आज से ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जन जागरूकता अभियान हम शुरू कर रहे हैं। इस रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जन जागरूकता अभियान का जो मकसद है कि हम सब लोग जब रेड लाइट हो जाए चौराहे पर तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर दें। प्रति व्यक्ति पर डे लगभग 10 से 15 रेड लाइट क्रॉस करता है। एक रेड लाइट पर 2 मिनट जब हम इंजन चालू रखते हैं तो लगभग पर डे हम आधा घंटा पेट्रोल और डीजल फूंक रहे हैं बेवजह का। दिल्ली के लोगों से हमारी यही अपील है कि हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे, अपने हिस्से का, जो दिल्ली के हिस्से का पोल्यूशन है उसे कम करेंगे और उसके लिए गाड़ियों के पोल्यूशन को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहयोगी है। अगले 1 महीने तक ये जन जागरूकता अभियान जारी रहेगा। अब देखिए, ये पर्यावरण मंत्री जो इस वक्त बोल रहे थे, इसका सार ये निकलता है कि हम सबको सेल्फ अवेयर होने की बहुत जरूरत है। अगर आप इस सिचुएशन पे, इस क्रिटिकल सिचुएशन पर काबू पाना चाहते हैं तो आपको भी उसमें अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 2 लागू करने की नौबत आखिर आई क्यों? आखिर क्यों सरकार को सख्ती की नई गाइडलाइन जारी करनी पड़ी? चलिए आपको समझाते हैं और बताते हैं कि ग्रैब 2 के तहत क्या क्या नियम लागू किए गए हैं। गुंजन, बिल्कुल। दरअसल दिल्ली में कई जगहों पर AQI 310 की पार चला गया है, जिसके बाद ग्रैब 2 लागू करना पड़ा। आज से दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन नहीं चल सकेंगे। देखिए, साथ ही जो पेट्रोल की गाड़ियां 15 साल की उम्र पूरी कर चुकी हैं वो भी दिल्ली में दौड़ नहीं सकेंगी। आज से दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान भी शुरू कर दिया गया है। आज से डीजल जनरेटर पर सख्ती से पाबंदी लागू कर दी गई है। यही नहीं, होटल में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर आज से पूरी तरह से रोक लग गई है। अब सरकार की ये पूरी कोशिश है कि जाम ना लगे, इसके लिए ट्रैफिक कर्मी भी बढ़ाए जा रहे हैं। दिल्ली में आज से पार्किंग शुल्क बढ़ गया है ताकि लोग प्राइवेट गाड़ियों से कम चलें। लोगों से अपील की गई है कि वो अपनी गाड़ी के इंजन को ट्यून कराएं ताकि प्रदूषण कम हो। लोगों से टायर का प्रेशर ठीक करने के साथ ही पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट भी रखने को कहा गया है। अब लोगों से ये भी अपील की गई है कि अगर उनके पास इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां हैं तो उसी से वो आए जाएं। ट्रैवल अगर करना चाहते हैं तो उसी से कीजिए। लोगों से ये भी अपील की गई है कि कूड़ा ना जलाएं और ना ही उसे खुले में आप फेंकिए। ये अपील सरकार की तरफ से की गई है जो आपको पालन करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। राजधानी में हवा के प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण की समस्या भी गंभीर बनी हुई है। यमुना के पानी का झाग इस समस्या की एक झलक भर है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके से देखिए हमारे सहयोगी की यमुना के जल प्रदूषण पर एक खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिनों दिन सांस लेना दूभर होता जा रहा है। अगर यमुना की बात आप करेंगे तो देखिए कि किस तरह से ये तैरते हुए झाग साफ गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर जो लापरवाही है वह लगातार इस तरह से तैर रही है। और सबसे खास बात यही है कि दूसरे दिन लोगों को ग्रैब 2 की पाबंदियों के बीच जीना पड़ रहा है। और साफ तौर पर जो जल का स्तर तो खराब था ही था, दरअसल हवा का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया और एक
AQI 300 को पार कर गया और यही वजह है कि रिवाइज्ड ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत साफ तौर पर दिल्ली के लोगों को जीना पड़ेगा और CAQM और साथ ही साथ दूसरी टीमें एक्टिव हैं और साफ तौर पर जो वायलेटर्स हैं यानी जो उल्लंघन करते हैं उन पर नजर है। कोयला जलाने पर, आग जलाने पर रोक है और साथ ही साथ लोगों से अपील की गई है कि वह जो है अपने वाहन का कम से कम इस्तेमाल करें, सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें और साफ तौर पर ऐसा मौसम विभाग और साथ ही साथ CAQM का पूर्वानुमान ये कहता है कि आने वाले वक्त में कुछ इसी तरह का प्रदूषण का स्तर बना रह सकता है, क्योंकि जो हवा है वह बिल्कुल ठहर सी गई है, बह नहीं रही है। और साथ साथ जो मौसम के जानकार हैं उनका ये कहना है कि मौसम भी साथ नहीं दे रहा है दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने में। यानी साफ है कि दिल्ली के लोगों को अभी भी सांस लेने में दिक्कत होगी। सत्यरंजन राउतरे के साथ राम किंकर सिंह, कालिंदी कुंज। तो देखिए, राजधानी में यमुना नदी का हाल बेहाल हो चुका है। आलम यह हो गया है कि काले पानी में सफेद झाग नजर आ रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार की ओर से छठ पूजा से पहले यमुना को साफ करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। देखिए राजधानी में कैसी है स्वच्छ यमुना की सरकार की ये मुहिम। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। यहाँ कालिंदी कुंज से होकर बह रही यमुना का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। यमुना में लहरों की जगह सफेद झागों का पहरा है। नदी के जल में जहरीले झाग की मोटी परत दिखाई दे रही है। यमुना की ये दुर्दशा ऐसे वक्त में है जब आस्था के महापर्व छठ पूजा में अब कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। छठ आते ही दिल्ली वालों को यमुना की याद आती है और वो पहुंच जाते हैं यमुना के किनारे पर। हालांकि अभी हम एक नाव में सवार हैं, यमुना के बीचों बीच में है और आपको चारों तरफ यमुना का इस वक्त क्या हाल है, वो हाल या यूं कहें कि बदहाल यमुना हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि पानी का रंग तो कैसा है वो तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें झाग कितना है, गंदगी कितनी है, पोल्यूशन कितना है, उसकी तस्वीरें आपको यमुना में चारों तरफ दिखाई पड़ जाएंगी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आने वाले लगभग 10 से 12 दिनों बाद इसी पानी में खड़े होकर तमाम पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें उगते सूरज और डूबते सूरज को अर्घ देना है, छठ मैया को यहीं से प्रणाम करना है। हालांकि दिल्ली सरकार ने अब यमुना की साफ सफाई के लिए कमर कस ली है। मसलन दिल्ली जल बोर्ड की ओर से यमुना की सफाई के लिए अस्थायी दफ्तर बनाया गया है और कालिंदी कुंज बैराज के पास कूड़े या गंदगी को रोकने के लिए जाल भी लगाया गया है। इसके अलावा यमुना के झाग को खत्म करने के लिए खास तरह के केमिकल का छिड़काव भी किया जा रहा है। जाहिर है दिल्ली में यमुना के मार्ग के आसपास बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां भी हैं, जिनसे वेस्ट के तौर पर निकलने वाला केमिकल यमुना के जल में सीधे मिल जाता है, जिसकी वजह से यमुना के पानी का रंग काला हो जाता है और उसमें झाग नजर आने लगता है। सोर्सेस ज्ञात है, सरकार को भी ज्ञात है, क्योंकि ये म्यूनिसिपल वेस्ट जो 17 नाले हैं जो कैरी करते हैं लगभग 3500 मिलीलीटर वेस्ट वाटर जो है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जो है वो नदी के अंदर हर रोज जाता है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं जिनको साफ पानी जो है ट्रीट करके, जिसको कहते हैं हम एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के बाद का पानी डालना चाहिए, तो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हैं, म्यूनिसिपल पोल्यूटेंट्स हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ये सारे कारण हैं जो नोन सोर्सेस हैं, वर्षों से नोन सोर्सेस है, जिसके कारण यमुना की स्थिति इतनी भयावह। फिलहाल दिल्ली में छठ से पहले यमुना की स्वच्छता का अभियान एक बार फिर से तेज हो गया है और माना जा रहा है कि छठ पूजा की शुरुआत से पहले कुछ हद तक ही सही, लेकिन यमुना अपने पुराने अवतार में नजर आने लगेगी। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात चक्रवाती तूफान डाना की, जिसको लेकर नया अपडेट मौसम विभाग की ओर से आया है, जिसमें बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र और मजबूत हो गया है और इसके 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान डाना से निपटने की तैयारी तेज कर दी गई है। উপকূলবর্তী সমস্ত জনগণকে জানানো যায় যে আপনারা কোনো মাটির বাড়িতে থাকবেন না, কাছাকাছি কোনো বাঁকা বাড়ি। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का ये क्षेत्र और मजबूत हुआ तो इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें बंगाल और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से आई हैं,
जहां समुद्र की लहरें धीरे धीरे और ताकतवर होती जा रही हैं। हवाओं की रफ्तार भी बढ़ने लगी है। ये चक्रवाती तूफान डाना के आने का साफ संकेत है। मौसम विभाग ने भी अपने अनुमान में बताया है कि 23 अक्टूबर को ये चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है और फिर 24 अक्टूबर की रात और 25 अक्टूबर की सुबह ये एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। During this period, people are advised to stay indoor and try to avoid to come out during the thunderstorm activity, during heavy rain and strong wind. कहा जा रहा है कि इस चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा और बंगाल के समुद्री तटों पर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान के पूरी तट से टकराने की चेतावनी दी है, जिसे देखते हुए ओडिशा सरकार ने समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने पर्यटकों से भी जल्द से जल्द पुरी छोड़ने की अपील की है। इतना ही नहीं, साइक्लोन की चपेट में आने वाले जिलों में इससे निपटने की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। इस सिलसिले में राज्य के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने एक हाई लेवल बैठक भी की है। साइक्लोन आने की संभावना है दाना, उसको लेके प्रशासन को ऑलरेडी सब प्रिपरेशन चल रहा है। हमारे जितने भी ब्लॉक अफेक्ट होने का चांस है, हमारे 6 ब्लॉक ज्यादा अफेक्ट होने का चांस रहेगा, तो उस ब्लॉक में कैसे जल्दी इवैक्यूएशन किया जाएगा, इसके लिए प्लान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने करके रखा है। जो हमारे टेम्पररी साइक्लोन सेंटर है, वहां पे वो भी रेडी रखे गए हैं। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी और पीने की पानी की व्यवस्था और सब जो खाने पीने की व्यवस्था, इसको हमने रेडी करके रखा है। और सारे ब्लॉक्स के लिए एक सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है, जो लोकल बीडीओ और तहसीलदार को जाके उनको सपोर्ट करेंगे और उनको जो भी काम है उसमें उनको हेल्प के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से ऑफिसर्स को भी डिप्लॉय किया जा चुका है। ओडिशा की तरह ही बंगाल में भी चक्रवाती तूफान डाना से निपटने के लिए प्रशासन की टीमें ग्राउंड पर उतर चुकी है। তাই উপকূলবর্তী समस्त जनगण के জানানো যায় যে আপনারা কোনো কাঁচা বাড়ি जो समुद्र तट के किनारे घूम घूम कर लोगों को आगाह कर रही है, खास करके मछुआरों और पर्यटकों को। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में आने वाले इस चक्रवाती तूफान के मद्देनजर बंगाल में एनडीआरएफ की 14 टीमें और ओडिशा में 11 टीमों को तैनाती के लिए तैयार रखा गया है। इसके अलावा सेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड को भी तैयार रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद दोपहर 1 बजे तक मोदी रूस पहुंच जाएंगे। इस सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक समेत कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रूस में पीएम मोदी के वेलकम की जोरदार तैयारियां हैं। वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री से मिलने, उन्हें देखने के लिए बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं मोदी जी से मिलने के लिए और बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। फीलिंग है कि उनसे मिल सकते हैं, यहाँ पे उनके स्वागत के लिए हमें बुलाया गया है। एक विदेश में हम मिल रहे हैं उनसे, ये भी बहुत प्राउड फील कर रहा है। इंडिया में तो कभी मिल नहीं पाए, यहाँ पे मिलने का मौका मिल रहा है। बस वही, ऐसा आज कुछ कहेंगे नहीं, पर दिल से वेलकम करेंगे उन्हें। हम बस खुश है कि इंडिया और रशिया के टाइज अच्छे हो रहे हैं, लाइक ब्रिक्स जैसे समिट हो रहा है, उसके कारण सारे कंट्रीज के टाइज अच्छे हो रहे हैं और हमारे लिए भी यहाँ पे लाभ होगा उसके कारण, तो हम उसके लिए काफ़ी खुश हैं। खुश हूँ मैं, अगर मिलने का मौका मिला उनसे बात करने का तो उनसे ज्ञान लूंगा थोड़ा। मुझे लगता नहीं मैं उनके सामने कुछ बोल पाऊंगी, स्पीचलेस हो जाऊंगी। उनका प्रेजेंस ही इतना चार्मिंग है कि मुझे लगता नहीं मैं उनके आगे कुछ बोल पाऊंगी। और अब बात इंडियन क्रिकेट टीम के मशहूर बॉलर मोहम्मद शमी की। घुटनों की सफल सर्जरी के बाद शमी शानदार वापसी के लिए तैयार हैं। उम्मीद की जा रही है कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज में शमी मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे। शमी से इस बारे में बातचीत की है हमारे संवाददाता राहुल रावत ने, देखिए जरा।
पिछले साल इस वक्त मोहम्मद शमी दुनियाई क्रिकेट में कहर ढा रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा था और हर किसी को याद है वो 24 विकेटें, और वर्ल्ड कप काफी नजदीक था। पर उसके बाद से मोहम्मद शमी नदारत हैं क्रिकेट के सीन से, पर उम्मीद लगाई जा रही है कि मोहम्मद शमी वापस आएंगे, पर कब? तो मोहम्मद शमी हमारे साथ खुद हैं। शमी, कब का तो नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हर कोई देख रहा है कि मोहम्मद शमी की जरूरत है, क्योंकि पिछले काफी दौरे करे हैं। पर्थ टेस्ट जो है वो पहला मैच होगा। पिछली बार 2018 में जब आप गए थे 6 विकेटें थी आपकी। तो क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तक आप वापस हम सोच सकते हैं कि आएंगे? देखिए, बहुत इस ट्रॉफी को बहुत हाइप मिल रहा है, और इस ट्रॉफी के बारे में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, क्योंकि चैंपियनशिप की जो दौड़ है उसको लेकर ज़्यादा हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो लड़कों का टैलेंट है, जो स्किल है, वो हम पिछले 2 बार भी दिखा चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत है। आपको नॉर्मल सा स्किल पर, अपना जो स्किल, नेचुरल जो स्किल है उस पर ध्यान देना है, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना, अपने फिटनेस और रिकवरी पर ध्यान देना है। मुझे नहीं लगता कि इतना डिफिकल्ट चीज़ें क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपकी इंजरी को लेके रोहित शर्मा से भी पूछा, उन्होंने कहा कि नी में जो है थोड़ी स्वेलिंग आ चुकी है। पिछले 2-3 दिन से आप एनसीए में, बैंगलोर में गेंदबाजी करते हुए देखे। कल आप अभिषेक नायर को गेंदबाजी कर रहे थे। तो इस घुटने का क्या हाल है फिलहाल? देखिए, अभी तो बहुत ठीक है, क्योंकि वो 1 हफ्ते के लिए मैंने स्टॉप किया था उसके चलते, क्योंकि मुझे भी कभी कभी डर रहता है कि ऑपरेशन वाली लेग है, ऑपरेशन वाला पॉइंट है, कुछ रिएक्ट ना हो जाए, या ड्राइनेस के चलते कि मेरा जो फ्रंट फुट है ये इस पे लोड ज़्यादा आता है, तो इसमें मुझे दिक्कत नहीं चाहिए। उसके चलते हम लोगों ने स्टेप बैक किया था कि हाँ, थोड़ा सा कुछ दिख रहा है। वो थोड़े थोड़े में इतना ज़्यादा हो गया कि बंदे को कम था और मार्केट में ज़्यादा था। तो मैं चाहता हूँ कि ये इतनी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या कंफर्मेशन चाहिए होती है, वो ज़रूरी है। लेकिन जो रोहित की बात है, रोहित ने वो हमसे पूछ के किया है कि हाँ, क्या कुछ था या नहीं था, उसको जो डाउट था, क्योंकि एक ऐसे कैप्टन उसको रियलिटी पता होनी चाहिए, वो हमने उसको बताई। लेकिन अब वो 1 हफ्ते की बात थी केवल, लेकिन अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मुझे लग रहा है 2 हफ्ते हो गए हमें अच्छी खासी बॉलिंग करते हुए। तो अभी तक तो नो इशू, और होपफुली कि ये इशू नहीं आएगा। रणजी ट्रॉफी सीजन चल रहा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऐसा हो सकता है कि एक प्रैक्टिस के तौर पर आप किसी रणजी ट्रॉफी मैच में दिख जाए? हाँ, ज़रूर। अगर मैं जाने से पहले ज़रूर फिट रहा तो मैं हमेशा से पहले से बोलता आ रहा हूँ, हर मीडिया प्रेस में बोला है मैंने कि मैं डोमेस्टिक खेलना चाहूँगा जाने से पहले, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं ग्राउंड पर टाइम स्पेंड करूँ, और एक अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट खेलकर जब आप जाओगे, वो टाइम स्पेंड कर जाओगे, तो मुझे लगता है और बेटर वहाँ पर नजर आओगे। आखिरी सवाल, इतना लंबा आपका करियर रहा है, सारे कप्तान करीब पिछले वक्त में आपने देखे हैं, चाहे वो धोनी रहे हों, विराट रहे हों, रोहित रहे हों। रोहित की कप्तानी कैसी दिखती है हाल फिलहाल में? जिस हिसाब से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करी, आप जीत गए इतने वक्त बाद, उनकी कप्तानी की क्या खास बात है? देखिए, मेरा मानना हमेशा से पहले से, क्योंकि मैं पहले इतना रोहित के अंडर नहीं खेला था, वर्ल्ड कप के अंदर नज़र आए कि थोड़े से और वैसे मैचेस खेलने को मिले, तो एक फ्रीडम चाहिए होती है कैप्टन की तरफ से, जो वो देता है। तो एज ए कैप्टन आपको अपने प्लेयर्स में पता होना चाहिए किस सिचुएशन में कौन सा प्लेयर आपका बेस्ट दे सकता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो वो बाखूबी जानता है, और क्योंकि इतने लंबे अरसे से साथ में खेल रहे हैं, तो हर एक की एबिलिटी पता होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है, और वो अच्छी तरीके से जानता है किस प्लेयर से कब निकालना है। चलिए शमी, थैंक यू वेरी मच, और होपफुली आपको जल्द ही हम मैदान पर देखेंगे इंडिया के लिए दोबारा खेलते हुए। अब बात करते हैं दिवाली की, त्योहार की। दिवाली का त्योहार बेहद करीब है। पूरे देश में रोशनी के त्योहार को लेकर अभी से उत्साह देखा जा सकता है। देश भर के बाजार सज चुके हैं, बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। दिवाली आते आते बाजारों में भीड़ और बढ़ जाएगी, लिहाजा लोग अभी से दिवाली की खरीदारी कर लेना चाहते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट की तस्वीरें देख लीजिए। कैंडल, रोशनी के आइटम से बाजार पटे पड़े हैं। लखनऊ में मिट्टी के सामानों का बाजार सज गया है। भगवान गणेश की मूर्ति से लेकर सजावट के अलग अलग मिट्टी के खूबसूरत सामान आपको मिल जाएंगे। तो राजकोट में 27 राज्यों के कलाकार अपने आर्ट एंड क्राफ्ट आइटम्स की प्रदर्शनी यहां पर लगाकर बैठे हैं।
धनतेरस और दिवाली नजदीक है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली के बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। लेकिन रोहिणी ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस बाजारों की सुरक्षा को लेकर और भी अलर्ट है। दिल्ली पुलिस की चौकसी की एक ऐसी तस्वीर सदर बाजार से सामने आई है, जहां पुलिस की टीम लोगों को सतर्क करने के लिए आगाह करती है। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर सदर बाजार में दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग पर रोक लगा दी गई है। वहीं दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट में भी त्योहार के दौरान होने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने अहम बैठक की है। खबर है कि त्योहार के दौरान पूरे शहर में वर्दी और सिविल ड्रेस में अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ मॉल और बाजारों जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त तेज कर दी है और महिला पुलिसकर्मियों की गश्त भी बढ़ा दी गई है। कोई लोडिंग अनलोडिंग नहीं होगी 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। ये आपके मद्देनजर रखते हुए आपकी सुरक्षा के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए ये तमाम लोगों को ये आगाह किया जाता है। आप सब लोग इस चीज को जानते हो कि दीपावली का त्योहार होने की वजह से बाजार में काफी, सदर बाजार में काफी भीड़ है। देखिए, दिवाली मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, बाजार सज गए हैं, खरीदारी खूब की जा रही है। देखिए, दिल्ली के चांदनी चौक से हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम आपको लेकर आ गए हैं चांदनी चौक की लाजपत राय मार्केट में और आप देख सकते हैं कि बाजार जो है इस वक्त दिवाली के सामानों से बिल्कुल जो है भर चुके हैं। हर तरफ अगर मैं आपको चारों तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूं तो आप देखोगे कि किस तरीके से रंग बिरंगे झालर जो है आपको नजर आएंगे, लटकन जो है दरवाजों में आपको वो नजर आएगी। हर कोई जो है इस वक्त शॉपिंग कर रहा है। तमाम वेराइटीज जो है आप देख सकते हैं हर एक तरीके से, चाहे वो प्लास्टिक के इस तरीके के फूल हो या फिर आपको इस तरीके के लटकन वाले जो जिसमें घंटियां बनी हुई है, मतलब तरह तरह की वैरायटी जो है आपको मिल जाएगी और काफी ज्यादा किफायती दामों पर आपको यहाँ पे मिलेगी। हालांकि यहाँ पे आपको 150, 100 सबकी बजट के अकॉर्डिंग जो है चीजें मिलेगी। क्या कुछ लेने आए हो? घर के सामान लेने निकल गए हो आप, बड़ा सा थैला लेकर? जी। क्या कुछ लेने का इरादा है आज? वो सामान ले रहे हैं। पटाखों की बात हो तो बच्चों के लिए जो है यहाँ पे पटाखे है। हालांकि ये वो पटाखे नहीं है जिससे ज्यादा प्रदूषण फैले। दिवाली के समय आप अपने घरों के लिए लाइट्स और झूमर लेना चाहते हैं तो चांदनी चौक में स्थित ये मार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी अलग वैरायटी है आपको इस मार्केट में नजर आ जाएगी। इस वक्त हम मौजूद है चांदनी चौक में स्थित भगीरथ पैलेस मार्केट में और ये मार्केट दिन के समय भी आपको जगमगाती हुई, चमचमाती हुई नजर आ रही है। चारों ओर की तस्वीरें दिखाऊं तो आपको सिर्फ और सिर्फ रंग बिरंगी लाइट से नजर आएगी, जगमगाती हुई, इस वक्त जलती हुई। अलग अलग तरीके के आपको लैंप्स नजर आने वाले। झूमर या लाइट्स चाहिए घर की सजावट के लिए तो ये मार्केट सबसे पुरानी मार्केट और सबसे ज्यादा किफायती दामों में जो है चीजें यहाँ पर मिलती है और रश आपको बता रहा है कि लोग जमकर इस वक्त खरीदारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में दिवाली के बाजार में एक से एक बढ़कर आइटम मौजूद हैं तो लखनऊ में मिट्टी के सामानों का बाजार सजा है। यहां भगवान गणेश की मूर्ति से लेकर सजावट के अलग अलग मिट्टी के खूबसूरत सामान मिल रहे हैं। दिवाली की शॉपिंग शुरू हो गई है और दिवाली की शॉपिंग में सबसे खास चीज होती है घर की सजावट के लिए सामान। इस बार वोकल फॉर लोकल का मंत्र एक बार फिर हम बाजार में देख सकते हैं और उसके लिए हम ये देख रहे हैं कि मिट्टी के दिए, दियाली और जो तरह तरह का सजावटी सामान है वो यहाँ पर है। लखनऊ में माटीकला बोर्ड ने इस खास बाजार को यहाँ पर लगाया है जिसमें लोगों को यहाँ मिट्टी के सामान खरीदने का मौका मिलेगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तरह तरह के सजावटी सामान है, गणपति से लेकर के दियाली, दिए और यहाँ तक कि स्टैंड भी, और जिस तरह से आजकल फ्लोटिंग कैंडल्स के लिए स्टैंड्स होते हैं वो भी यहाँ पर दिखाई पड़े। लोग खरीद भी रहे हैं। तो पूछते हैं ये आपके हाथ में जो हम देख रहे हैं दीपक जलाने का, तो दिवाली की शॉपिंग शुरू हो गई है? शुरू हो गई, दीपावली की शॉपिंग आज से ही शुरू हुई है। ये क्या हम आपके हाथ में देख रहे हैं? फ्लावर पार्ट टाइप की चीज है डेकोरेशन के लिए दीपावली में, और प्लस एक ये दिए का है तो इसको जैसे घर के गेट के पिलर पे रख के हवा से भी रुका रहेगा, दीपक देर तक जलता रहेगा, दीपावली में रौनक रहेगी। सब लोग इसका खरीदारी करते हैं और हर इस शुभ भी माना जाता है मिट्टी के सामान रखने में, त्योहार के दिन पे वैसे भी सजाने में, और अच्छे भी लगते हैं। यहाँ पर खासतौर पर जो दिवाली के लिए लगाया गया है बाजार, यहाँ पर माटीकला बोर्ड ने लगाया है जिसमें मिट्टी से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसमें लोग इसकी शॉपिंग कर रहे हैं अपने घर को सजाने के लिए और दिवाली को रोशन करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।